हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सभी का रवि जी के एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये जैव विकास से है रिलेटेड, यानी चैप्टर का नाम है जैव विकास। तो आइए देखते हैं, ये घटना चक्र का क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, तो देर न करते हुए वीडियो का आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों आपसे एक बात और एक आपसे विनती करना चाहेंगे हम कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, बाकी खुद तो आप समझदार हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। यानी ये 4 ठो गैस दिया है, इनमें से कौन सा गैस था जो कि प्राचीन समय में जब पृथ्वी का उत्पत्ति मतलब उस समय मतलब कौन सी गैस अनुपस्थित थी, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो देखिए ए में दिया है मीथेन, बी में दिया है अमोनिया, सी में दिया है ऑक्सीजन और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का अब यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला भी आप समझिए। मीथेन का CH4 होता है, अमोनिया का CH3 होता है, NH3 होता है, और ऑक्सीजन का तो O2 जानबे करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस था ये उस समय नहीं था। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन तो रहेगा ही नहीं, तो पृथ्वी का संरचना कैसे होगा, पृथ्वी का भूपट्टी में भी पाया जाता है। तो इसीलिए बोले हम पहले ही कि आप यदि सोचकर या कॉमन सेंस से लगाइएगा तो क्वेश्चन गलत होने का भी संभावना होगा, और गलत हो भी सकता है। तो यही ऑक्सीजन ही गैस था, यही अनुपस्थित था उस समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन ही गैस उस समय अनुपस्थित था। प्राचीन समय में पृथ्वी पर कौन सी गैस नहीं थी, ऑक्सीजन ही गैस नहीं थी, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और हर चीज़ के लिए ऑक्सीजन का जरूरी है। तो यही गैस उस समय अनुपस्थित था। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, यानी वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व। तो ये लगभग हुआ है, देखिए ए में दिया है 20,000 वर्ष पूर्व, बी में दिया है 2 लाख वर्ष पूर्व, सी में दिया है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व। और यहाँ दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, कितना, 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है लगभग पृथ्वी का उद्गम। ठीक है, पृथ्वी पर जीव का उद्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे दिया है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम यानी ओरिजिन लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, प्राकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ए में दिया है नील हरित शैवाल, बी में है कवक, सी में अमीबा, डी में युगलिना। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना यदि जीव कहेगा तो वो नील हरित शैवाल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन जो 4 नंबर का कह रहा है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। यानी डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था प्राकृतिक वर्णवाद यानी प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, वो किस पर आधारित है। तो देख लीजिए, ए में दिया है ओवर प्रोडक्शन, बी में है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सी में है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और डी में है उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, बिल्कुल होगा उपयुक्त सभी, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे भी ये आधारित था, स्ट्रगल फॉर एक्सचेंज एंड वेरिएशंस पे भी था, ओवर प्रोडक्शन पे भी था। तो इन सारे चीज़ों पर था। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बहुत मशहूर चीज़ है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, इसका डिटेल भी देख लीजिए। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। कहाँ के थे डार्विन? इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए पॉइंट दिया, डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत था किस पर आधारित था? ओवर प्रोडक्शन पर भी था, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे भी था और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो ये भी कौन लिखे हैं? तो चार्ल्स डार्विन ही लिखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, और सिस्टेमा नेचर जो पुस्तक था वो कैरोलस लिनियस का था, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर डार्विन होगा। ठीक है, चलिए, और लेमार्क और ट्रेविनस यहाँ पे नाम दिया है। तो लेमार्क और ट्रेविनस जो थे ये क्या किए थे? 1801 में जीव द्रव का नामकरण किए थे। ठीक है, सॉरी, जैव विकास को सबसे पहले समझाए थे लेमार्क और ट्रेविनस। जीव द्रव का तो नामकरण पुरकिंजे ने किए थे 1839 में, और ये मेंडल है, तो ग्रेगर मेंडल के बारे में भी आप जानबे करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका डिटेल क्या दिया है यहाँ पे। देखिए, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। चलिए, वही चीज़ दिया है। आगे देखिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये भी डार्विन ही दिए थे विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर था ना आपका पीछे गया वो लाइन आया था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कौन दिए थे। तो कभी कभी स्पेंसर भी दे देता है उसमें। ठीक है, डार्विन न देकर स्पेंसर भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का डार्विन होगा। ठीक है, देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। ठीक है, विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव भी बना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो अभी हमने बताया था, आपको पहले ही बता दिया था कि जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने समझाया, जो कि 1801 ईस्वी में। ठीक है, और लेमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे, या ट्रेविनस जर्मनी के थे। तो देखिए वही क्वेश्चन है, जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो लेमार्क ने समझाया। इसके साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविनस। तो देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। जैव विकास यानी इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को तो उसको टोंटोलॉजी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर का, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरम, तो ये दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री यानी बोटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। ठीक है, ये ह्यूगो डी ब्रिज कहाँ के थे? हॉलैंड के थे और ये बोटनिस्ट थे। ठीक है, इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देती है उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट कहलाता है। ठीक है, इसी से म्यूटेंट से ही म्यूटेशन थ्योरी बना है शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग सांध प्रिमरोज यानी इवरिंग प्रिमरोज पर किया था। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसको मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। तो देखिए ए में दिया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था? तो ये दिए थे म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, यानी डी ब्रिज यहाँ पर दिया है, ह्यूगो नहीं दिया है, शॉर्टकट नाम दे दिया है डी ब्रिज। ठीक है, फिर आया है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? तो चार्ल्स डार्विन दिए थे, 3 हो जाएगा। फिर है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। तो ये एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दिए थे बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने, तो 1 हो जाएगा। फिर है ओपेरोन अवधारणा। तो ओपेरोन अवधारणा कौन दिए थे? जैकब और मोनार्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो देखिए ए है यहाँ पे, ए का क्या है? ए का उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये 4 में है, तो ए की जगह पे हम 4 लिखेंगे, ह्यूगो डी ब्रिज। फिर बी में है, बी का विकास का सिद्धांत डार्विन 3 में है, तो बी की जगह पे हम 3 लिखेंगे। फिर सी में देखिए, सी एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम 1 में है, तो सी में हम 1 लिखेंगे। फिर डी में है ओपेरोन अवधारणा। तो ओपेरोन अवधारणा सॉरी यहाँ पर है, ये नहीं है, यहाँ पर है ओपेरोन अवधारणा 2 में है, जैकब और मोनार्ड, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 3 1 2, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका डिटेल भी दे दिया है, सुमेलित सही सुमेलित करके। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम, और ओपेरोन अवधारणा जैकब और मोनार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक क्या है? तो क्या उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण है, या लैंगिक जनन है, या प्राकृतिक वर्ण है? तो विकास का जो मुख्य कारक होता है वो प्राकृतिक वर्ण ही होता है। क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। ये देखिए 39 बीपीएससी प्री में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, और ये पिछला जो क्वेश्चन था आईएएस प्री 1998 में पूछा गया था। तो सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका डिटेल देख लीजिए। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी यानी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जनरूपों यानी जीनोटाइप्स एवं एलिलोजीन दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पढ़े होंगे, नहीं मालूम है तो हम बता देंगे कभी डिटेल में, इसके ऊपर वीडियो ला देंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है और कितना कितना होता है, सारा चीज़ इसको डिटेल में बताएंगे। चलिए अभी आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है 11 नंबर का। देखिए जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। यानी जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। यानी किस तरह से इसको स्पष्ट किया जा सकता है? ए में दिया है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बी में दिया है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी में दिया है प्राकृतिक चयन से, डी में दिया है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से।
तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, यानी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। यानी पहले ही आप पढ़ चुके हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो अंग जितना उपयोग होगा वो उतना ही वृद्धि करेगा, उतना ही बढ़ेगा। जिसका जितना ही कम उपयोग होगा उसका उतना ही वृद्धि कम होगा। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि पैर हो गया, पैर से चलते हैं तो इसका ज़्यादा लंबा हो जाता है पैर। ठीक है, कोई मतलब अंगुली ही है, जिसका ज़्यादा काम रहेगा अंगुली का वो ज़्यादा वृद्धि करेगा, जिसका न काम रहेगा वो ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। तो यही है, जिसका जितना उपयोग होगा वो उतना ही वृद्धि करेगा। तो वही है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के चलते सांपों में अंगों का लोप होता है। ठीक है, उसके पैर नहीं रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिटेल क्या दिया है। तो देखिए, फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण ही होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित होते हैं, यानी बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, विकसित होते हैं। तो तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है यानी न के बराबर होता है, वे निष्क्रिय हो जाते हैं तथा धीरे धीरे करके लुप्त भी हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग भी है। हमारे शरीर में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। देखिए, यानी इसके पैर नहीं रहते हैं, टांग नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं करता है, इसीलिए उसका अभाव हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो कौन सी है? ए में है चीता, बी में है तेंदुआ, सी में है बाघ, डी में है सिंह। ये सारी विशाल यानी वन्य विशाल जो बड़े बड़े वन में रहने वाली बिल्ली का ही प्रजाति है। चीता भी है, तेंदुआ भी है, बाघ भी है, सिंह भी है, ये सभी। तो इनमें से कौन अभी हाल ही में लुप्त बताया जाता है कि लुप्त हो गया है? ठीक है, तो वो चीता है। कौन है? चीता। अभी नामीबिया से कुछ पहले आया था, मतलब अभी भारत में लाया जा रहा है इसको। प्रधानमंत्री मोदी जी लाए थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो भारत से तो समझिए कि विलुप्त ही हो गया है पूरा। ठीक है, तो दूसरे देश से यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र में रखने के लिए। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसका डिटेल में दिया है। प्रश्नगत विकल्पों में से चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, यानी आधुनिक मनुष्य जो है, मॉडर्न आदमी, उसके हाल का ही पूर्वज कौन किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है क्रो मैग्नन मानुस को। किसको? क्रो मैग्नन मानुस। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग का वैज्ञानिक नाम होता है मानव का होमोसेपियंस, उसका अंतिम सीधा पूर्वज उसको माना जाता है क्रो मैग्नन को। ठीक है, क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ठीक है, कपाल गुहा इसकी कितनी थी? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसका शरीर कैसा था? गठा हुआ, एकदम गठीला शरीर रहता था। ठीक है, और लगभग कितना लंबा रहता था? 6 फुट लंबा रहता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानुस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 14 नंबर, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? यानी डेनिसोवन क्या है? तो ए में दिया है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, तो ये नहीं होगा। बी में दिया है एक आदिम मानव जाति यानी स्पेसीज, जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डेनिसोवन जो था ये यूरेशिया में पाई जाने वाली आदि मानव की एक प्रजाति थी। ठीक है,
चलिए, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेनिसोवन क्या था? एक आदि मानव की प्रजाति थी यानी जाति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, ये IAS प्री 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, डेनिसोवन के बारे में। तो चलिए देख लीजिए इसके बारे में। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के DNA विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जाता है। ठीक है, यह माना जा रहा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 15 नंबर का। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, जुरासिक युग का, जिस समय जुरासिक युग चला था उसी समय का सबसे पुराना पक्षी है, उसी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु है। यानी आर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके बीच का संयोजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी के बीच का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये किसके किसके बीच का कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच का कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अब देखिए, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे, फिर भी यह क्या था? पक्षी था। ठीक है, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है, यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को भी ये प्रमाणित करता है। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्या कहा है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो अभी हम बताए थे कि क्या ये उभयचर और पक्षी के बीच के है? नहीं है। सरीसृप और स्तनधारी? नहीं है। पक्षी और स्तनधारी? नहीं है। क्या हो जाएगा? सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है। मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो देखिए, मैमथ को हाथी का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, हाथी का पूर्वज। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। वर्तमान समय में तो ये नहीं है, लेकिन यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे, तो डायनासोर के बारे में देखिए। सिनोजोइक सरीसृप थे? नहीं। मेसोजोइक पक्षी थे? नहीं। पेलियोजोइक एम्फीबिया थे? ये भी नहीं। मेसोजोइक सरीसृप थे? बिल्कुल सही। तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे यानी रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प की 3 कल्पोट्राइसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का, इतने में बांटा गया है। ठीक है, अब से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो। यानी इसको
कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागा में बांटा गया है। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प को कितने कल्प में, ट्राइसिक कल्प में बांटा गया है? तो 3 में बांटा गया है। देखिए, पहला हो गया कल्प ट्राइसिक कल्प। ठीक है, ट्राइसिक कल्प हो गया, 3.8 करोड़ वर्ष का था ये। फिर उसके बाद आ गया जुरासिक कल्प जो कि 5.7 करोड़ वर्ष का था। उसके बाद आ गया क्रिटेशियस कल्प जो कि 7 करोड़ वर्ष का था। इतने में बांटा गया। ठीक है, 3 भाग में। अब देखिए, क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय, पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों में जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हो गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डायनासोर रहे। अब देखिए, डायनासोर किस युग में रहे? तो वही है, नहीं कीजिएगा। देखिए, ए में है पेलियोजोइक युग, नहीं है सेनेजोइक युग, नहीं है मेसोजोइक युग, बिल्कुल सही, मेसोजोइक युग के थे डायनासोर। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, IAS प्री 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। देखिए, जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए, ए में दिया ऑक्टोपस, तब डॉल्फिन, तब शार्क, बिल्कुल गलत है। बी में दिया है पेंगोलिन, उसके बाद कच्छप आया यानी कछुआ, और उसके बाद बाज आया, तो नहीं। ए में है, सी में है सैलामेंडर, सैलामेंडर के बाद अजगर, सही है। अजगर के बाद कंगारू, सही है। बिल्कुल इसी क्रम में इसका विकास हुआ। यानी जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यही आपका सही होगा। पहले सैलामेंडर है, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। ठीक है, तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, डिटेल में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यदि कोई लगे कि हमसे त्रुटि हो रहा है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सुधार करके अगला वीडियो और लाएंगे अच्छा से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।